हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किस तरह से प्रकृति के अंदर विद्यमान रहते हैं, प्रकृति में उसका की क्या उपयोगिता है, वो प्रकृति में किस तरह से आते हैं और उसका हम किस तरह से मानव व्यक्ति किस तरह से उसका उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं, जिसमें कुछ तो होते हैं कृत्रिम और कुछ होते हैं प्राकृतिक। कृत्रिम जिन्हें हम दोबारा प्राप्त किया जा सकता है और जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक कहलाते हैं। नवीनीकरण और अनवीनीकरण के बारे में हमने देखा, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं और जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते, दोबारा वो प्राप्त नहीं किए जा सकते, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में हमने उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के उनका प्रिजर्वेशन, उनका संरक्षण किस तरह से किया जाए, इन सब के बारे में हमने जाना। प्राकृतिक संसाधन में सबसे बड़ी जो चीज आ जाती है, पहला प्राकृतिक संसाधन मेन नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। जल एक संसाधन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल को जो सूत्र है वो है H2O, जो कि रासायनिक भाषा के अंतर्गत जाना जाता है। H2O जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब जल का निर्माण करती हैं। जल अपने आप में एक आकार, एक रूप ले लेता है। जल के वैसे अगर दार्शनिक रूप में देखें तो जल के आकार को नहीं मापा जा सकता है, परंतु रासायनिक रूप में जल का रूप दिया गया है। जल एक प्राकृतिक संसाधनों में प्रमुख संसाधन माना जाता है, जिसमें प्रत्येक संसाधन की स्थिति, संरक्षण, प्रदूषण, ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। शुद्ध अवस्था में जल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां बताई गई हैं। जल जो कि अलग अलग रूपों में देखा जाता है, खारे पानी के रूप में, मीठे पानी के रूप में। जल की अपनी एक अलग अलग परमाणुओं के मिलने से जो उसकी यौगिक का रूप, जो उसकी संरचना होती है, जो कि वैज्ञानिक रूप में मानी जाती है। जल का उपयोग पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव सभी के लिए ज्यादा उपयोगी है। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की उपयोगिता के आधार पर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसी के साधन में अगर हम विश्व वर्ल्ड वाटर स्टॉक देखें, विश्व स्तर पर अगर जल की आकार को या जल के एक माप की दृष्टि देखी जाए तो बहुत ज्यादा पृथक मानी जाती है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल माना जाता है। हमारा जो पूरा पृथ्वी है उसके 3/4 भाग में जो जल है, उसकी संपूर्ण लगभग जो समुद्र में है 97.5% तक समुद्रों के अंदर ये जल पाया जाता है। इसमें अंदर जबकि इसके अंदर जो मीठा जल है वो लगभग 22.5% तक ये जल होता है। 2.5% जो कि केवल पीने योग्य होता है, जिसका उपयोग मानव केवल अपने पीने, अपना जीवन चलाने के अंतर्गत उपयोग में लेता है। इसी के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र है और कुछ जो हिमखंड है, जो कि हिमालय है, जो अपन जानते हैं बर्फ के रूप में, क्योंकि बर्फ भी एक तरह का जल ही है। जब वो पिघल जाता है तो जल का रूप ले लेता है, जब उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से या उसका -डिग्री चलता है तो वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 1.96% तक हिमखंड के रूप में जल रहता है, जो भूमि के अंदर जल पाया जाता है। इसकी मात्रा जल में लगभग 0.5% तक मानी जाती है। संपूर्ण जल की जो मात्रा है वो 0.5% है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो समुद्री जल है वो खारा पानी है, जिसका उपयोग हम पीने में उपयोग में नहीं ले पाते हैं। और 0.0018% जो जल है जो धरती पर उपलब्ध है। और जल भंडारण की स्थिरता के लिए हम देखें तो समुद्री जल, जैसे कि मैंने बताया, 96.5%, मीठा जल है 2.5%, भूमिगत जल है 0.5% और मानव उपयोगी जो जल है वो केवल 0.001% ही मानव इसका उपयोग कर सकता है। मतलब 1% जल हमारी पूरी धरती पर है जिसे हम मानव जीवन उपयोग में ले रहा है। अब 1% आप देखते हैं कि आज वर्तमान समय में जो जनसंख्या है वो अरबों और करोड़ों में चली जाती है, अरबों में चली जा रही है। और उन अरबों की जनसंख्याओं की पूर्ति के लिए जल की एक उपलब्धता देखी जाए, आंकी जाए तो बहुत कम। आगे आने वाले समय में हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जल किस तरह से मानव के लिए एक आवश्यक तत्व बना रहेगा और जल के लिए भी एक युद्ध होने की संभावना आंकी जाती है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, आगे भी जो युद्ध होने की संभावना है वो जल के लिए होगी। एक देश दूसरे देश के लिए जल के लिए युद्ध करेगा, ऐसा माना जाता है। भारत के अंदर वाटर रिसोर्स स्टॉक ऑफ इंडिया, अगर हम भारत के अंदर बात करते हैं तो वाटर स्टॉक अगर हम देखें भारत के अंदर तो ये माना जाता है कि जल संसाधन की जो क्षमता है विचार किया जाए तो लगभग 1440 घन किलोमीटर तक जल की
का एक क्षेत्र मापा गया है, जिसमें जो उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो पृष्ठीय जल के क्षेत्र के रूप में और जो कि 69 घन किलोमीटर है, और दूसरा भूमिगत जल के रूप में। जो भूमिगत जल के रूप में है वो 450 घन किलोमीटर के क्षेत्र में मापा गया है। भारत के अंदर ये स्थिति है। और जल के माध्यम से अब जानते हैं कि जल, अगर भारत कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि होती है, जो फसल होती है बिना जल के हो नहीं सकती, जल के ऊपर ही वो कृषि निर्भर है। और उस कृषि के माध्यम से ही हम अपना, उनके द्वारा, कृषि के द्वारा जो चीजें उपलब्ध हो पाती हैं, वो सारी की सारी व्यक्ति अपने भरण पोषण, अपने जीवन के लिए उपयोग में लेता है। इसी तरह से भारतवर्ष में परंपरागत रूप में जो जल संसाधन है वो लगभग 69% माना गया है, और 23% जल औद्योगिक इकाई के रूप में, 8% जल घरेलू कामकाज के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 8% जो जल है वो घरेलू कामकाज में भी जल की आवश्यकता, सुबह से लेकर शाम तक आप अपना भोजन कर रहे हैं, या कपड़े धो रहे हैं, या घर की सफाई कर रहे हैं, या गाड़ी साफ कर रहे हैं, इन सभी चीजों में जल की आवश्यकता देखी जाती है। कुल जो जल भंडार है पृष्ठीय क्षेत्र में 69 घन मीटर, और भूमिगत जल के रूप में जो कि 450%, जो कि उद्योगों के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों के क्षेत्र में 8%, उसी के साथ ही हम 8% घरेलू उत्पादन के रूप में और 23% औद्योगिक रूप में देखते हैं। तो ये भारत के अंदर जल के एक स्टॉक जो क्षेत्र है, जो उनका जल संसाधन भंडार है, वो इस तरह से है। फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर का क्या महत्व है, जल का क्या महत्व है? जल एक जीवन है, जिसके अंदर प्रत्येक वस्तु जल से उत्पन्न हुई है और जल के द्वारा ही जीवित होती है। प्रत्येक वस्तु जल, मतलब एक बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसे भी जल की आवश्यकता होती है। वो माँ के गर्भ में रहकर ही जल के द्वारा ही अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करता है, जीवित होता है। इसी तरह से प्रत्येक जीव, अगर हम पशु वर्ग की बात करें, पक्षी वर्ग की बात करें, सजीव वर्ग की बात करें, उन सभी के अंदर ये देखा जाता है कि जल की अपनी एक महत्वता है, जिसमें हम देखते हैं कि जल के अंतर्गत मानव शरीर में लगभग 65% जल देखा जाता है। ये वैज्ञानिक माप है। कहीं ये देखा जाता है कि जल, जो शरीर के अंदर जो जल की मात्रा 65% तक होनी चाहिए। आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या ये भी हो रही है कि जल व्यक्ति को शुद्ध नहीं मिल पाता है। शुद्ध जल नहीं मिल पाने के कारण बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो जल का अपना अपना एक महत्व है, जिसके हमने गोयके जी ने एक बात कही है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल को ही आधार माना जाता है, जिसमें खाद्यान्न है, आपका वस्त्र है, भवन है, शरीर है, इन सभी के रूप में, इन सभी के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में जल की आवश्यकता महसूस होती है। तो मेन रिसोर्सेज में जल का इंपॉर्टेंस इस तरह से है। जल का अगर हम स्रोत और उनके गुणों की बात करें, प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज ऑफ वाटर, क्या क्या स्रोत रहे हैं जल के। जल के संदर्भ में जल को मानव के लिए अनेक रूपों में माना जाता है। मानव के अनेक रूपों के अंतर्गत अगर हम देखें, जो समुद्री जल है, ओशियन वाटर है। ओशियन वाटर जो समुद्री जल है, जिसको हम कहते हैं खारा जल, जिसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिसका उपयोग हम अपने भोजन के रूप में या पीने के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये लवण गैस के रूप में कार्य करता है। लवण जो होता है, लवण जैसा होता है, और इसमें कुछ गैसें मिली होती है, जिसमें सोडियम है, सल्फर है, ब्रोमीन है, कैल्शियम है। इस तरह के अलग अलग तरह के तत्व इस जल के अंदर मिले हुए होते हैं, जो शरीर के लिए कुछ तत्व तो आवश्यक होते हैं, कुछ तत्व आवश्यक नहीं होते। ज्यादातर समुद्री जल का उपयोग नमक बनाने के अंतर्गत उपयोग में लिया जाता है, और ये प्रदूषित जल की तरह ही होता है। इसका उपयोग जल में परिवहन साधनों के रूप में, जैसे मछली प्राप्त करने के साधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि जानते हैं आप सभी कि मछली सबसे ज्यादा समुद्रों के अंदर ही या ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर मछली जो उत्पादन का जो कार्य होता है, मछलियों का जो निर्माण, जो कि वो भी एक भोजन के रूप में व्यक्ति ग्रहण करता है, तो वो भी एक तरह का माध्यम है। दूसरा है नदियों का जल, वाटर ऑफ रिवर, नदी का जल है। ये भी अपनी तरह से जो पहाड़ों से जो बर्फ पिघल के आती है, जैसे हिमालय के क्षेत्र की बात करें, जहां भी हिमखंड है, वहां हिमखंड के आधार पर वो पहाड़ों से वो बर्फ जैसे जैसे धीरे धीरे पिघल के आती है, तो और एक जो क्षेत्र बन जाता है, वहां पर वो नदी निकलने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नदी है, हिमखंडों द्वारा पिघल कर अपना रूप धारण कर लेती है, और ये प्रदूषित पदार्थों के मिलने से भी नदी किनारे में निवासित जो लोग हैं उसको अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, जैसे कि तटीय क्षेत्र में, नदी के तटीय क्षेत्रों में जो जानवर है उनको नहलाना, कपड़े धोना, या औद्योगिक क्षेत्र का पानी नदी नालियों में चला जाता है। इस कारण भी इसमें बहुत सारी
अशुद्धता आ जाती है, जिसका उपयोग हम जल के पीने के उपयोग में नहीं कर पाते हैं। और जल का प्रमुख साधन नदी ही है, क्योंकि जो नदियां हैं उसमें यह माना जाता था, अगर पौराणिकता की बात करें जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि नदियों की भी पूजा की थी। आज वर्तमान में भी हम गंगा की बात करें, गंगा भी एक नदी है जिसका वर्तमान में स्थिति उसको धार्मिक रूप भी दिया गया है, और वहीं उसका मनुष्य का अविवेकपूर्ण उपयोग करने से तो उसमें बहुत तरह की गंदगियां पैदा कर दी हैं। और आज जो जल, गंगा का जो जल ऐसा माना जाता था उसको दसियों साल तक रख लेते, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। पर तो वर्तमान समय में अगर गंगा के जल की एक शीशी के अंदर गंगा जल रख लिया जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं जिसका आप उपयोग वर्तमान में पीने में उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति ये है। फिर आता है वर्षा का, वाटर ऑफ रेन, जैसा कि जो वायुमंडल में जो आर्द्रता पहुंचती है और वो ही पिघल करके नीचे धरती पर आ जाती है। इसका उपयोग वर्तमान में औद्योगिकीकरण के प्रभाव के रूप में किया जाता है। इससे क्या होता है, देखा जाता है कि हमारे जो आकाश मंडल पर बहुत सारी जहरीली गैसेस होती हैं। वो जहरीली गैसेस, उनका प्रभाव ये होता है कि उसके अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या ये आती है जब भी पहली बारिश होती है, क्योंकि जो बादल है, बादल बनते हैं, बादल से बारिश, उसकी एक जल चक्र होती है। जल चक्र के समुद्र में जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तेज किरणें पड़ती हैं, तो वो भाप का रूप ले लेती है। भाप का रूप लेने के बाद में वो ऊपर के आकाश मंडल पर चली जाती है, एक बादलों का रूप ले लेती है। जब बादल के बड़े बड़े रूप, एक बड़े बड़े समूह मिल जाते हैं तो वो एक वर्षा के रूप में धरती पर आने लगते हैं। वो जब वर्षा के रूप में धरती पर आते हैं तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं वो जल के साथ क्रिया करके नीचे जल को जहरीले रूप में नीचे धरती पर भेजती हैं। तो ये भी देखा जाता है जब जो वर्षा का जल है वो भी कुछ ही क्षेत्रों में देखा जाता है कि वहां शुद्ध होता है, बाकी के क्षेत्रों में ये अशुद्धता के रूप में आंका जाता है। झीलों का जल, वाटर ऑफ लेक, झीलों में पृथ्वी का पृष्ठीय जल स्रोत है जो कि शुद्ध व मीठे जल के प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत आता है। इसमें ज्यादातर पीने के योग्य और घरेलू कार्य के रूप में ये वाटर ऑफ लेक, जो झीलों का पानी का उपयोग किया जाता है। जो पानी होता है झील से निकला हुआ होता है वो काफी मीठा माना जाता है। फिर ऐसे है तालाब और पोखरों का जो जल है, वाटर ऑफ टैंक एंड पॉन्ड। जो तालाब और पोखरों का जो जल है उसमें ये देखा था जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जल भंडार होता है वहां पर काफी सारी अशुद्धता होती है। तालाब के चारों ओर दीवारें पक्की होती हैं, कहीं कहीं दीवारें कच्ची होती हैं। जहां अगर कच्ची दीवारें, वहां पर ज्यादातर अविवेकपूर्ण जो ग्रामीण व्यक्ति हैं वो उसका उपयोग करते हैं और उसको गंदगी फैलाते हैं, तो वो पानी भी प्रदूषित हो जाता है जिसका उपयोग व्यक्ति पानी पीने में नहीं कर सकता है। तो फिर जो नेक्स्ट है वाटर ऑफ स्प्रिंग, जो झरनों का जो जल है इसका उपयोग ज्यादातर पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों के बीच में एकत्रित होता है और जिसके स्थान पर निकलने वाले जल कहा जाता है प्राकृतिक दृष्टि से शुद्ध होता है और पीने के लिए ये अन्य घरेलू उपयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत ये देखा जाता है जो झरनों का जो जल है उसकी शुद्धता ज्यादा रखी जाती है। कोशिश ये की जाती है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार द्वारा भी अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि आप जल को किस तरह से शुद्ध रख सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस पानी को उपयोग कर सको। वाटर ऑफ टैंक एंड पॉन्ड, जल का तालाब और तालाबी क्षेत्र और पोखरों के द्वारा जल का के जो स्रोत है उसमें अगर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जल का भंडार पोखरों और तालाबों के निर्माण के द्वारा ही होता है और बारिश के समय में जो पानी को एकत्र कर लिया जाता है उसका उपयोग अनेक साधनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि जो पशुओं को जो जल पिलाए जाते हैं, वहां पर नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, जिसके कारण जल बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। उसमें वो जो पानी है तालाब और पोखरों का वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है। वाटर ऑफ द स्प्रिंग, जिसमें हम देखते हैं झरनों के द्वारा जो जल है वो ज्यादातर जल जो पहाड़ी क्षेत्रों से चट्टानों से जो जल आता है वो एकत्रित हो जाता है। उसका उपयोग हम मीठे पानी के रूप में देखते हैं और उसका उपयोग हम ज्यादातर पीने के लिए करते हैं। और ये झरने का जो जल है प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है और इसका उपयोग ज्यादातर घरेलू क्षेत्रों में किया जाता है। तो वाटर ऑफ बॉल, जो कुएं का जो जल है ये देखा जाता है जल का जो पृथ्वी का अवशोषित क्षेत्र है वो जल होता है जिसमें पृथ्वी पर एक गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है जिसमें जल निकलने लगता है। जैसे आप देखते हैं कि बोरवेल जो लगाए जाते हैं, हैंडपंप लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे इस कुएं के लिए ही लगवाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा पानी, पीने योग्य जो पानी है वो आपको प्राप्त हो सके। और वो ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में, आजकल शहरी क्षेत्रों में भी इसके
प्लानिंग चलने लगी है, जो कि देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में 2-2 3-3 घर छोड़ करके ये बोरवेल वाली जो चीजें हैं इसको यूज की जा रही हैं और इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा घरेलू कार्यों में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को चलाने में जल का उपयोग करता है। वाटर ऑफ जो टैप है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जल को नलों के द्वारा जल का उपयोग है। देखा जाता है कि जल जो है सप्लाई जो गवर्नमेंट द्वारा जो सप्लाई होती है वो लगभग सभी के घरों में देखी जाती है, जिसका उपयोग भी हम घरेलू कार्यों पीने के अंतर्गत भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमिगत स्रोतों से अलग अलग तरीके से जल व्यक्ति को प्राप्त होता है और जिसका उपयोग व्यक्ति वो अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग समय समय पर करता है। फिर है यूटिलिटी ऑफ वाटर। वाटर का जो उपयोगिता है, जल की जो उपयोगिता है, आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी का एक दोहा है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसको हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आप जानते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि बिना पानी के किसी एक व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पानी के बिना आप देखते हैं पानी में ही एक मोती का निर्माण होता है। जो सीप होता है, सीप के अंदर जो मोती होता है, तो वो मोती भी पानी, वो जो सीप है वो समुद्र के अंदर होता है और जब वो मोती का रूप धारण करता है तो पानी के अंतर्गत ही वो उसका निर्माण हो पाता है। दूसरा है, आप जब खाना बनाते हैं उसके समय जब आप आटे को गूंथते हैं उसमें भी आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कि कबीरदास जी का कहना यह है कि जल मानव के लिए एक परछाई की तरह, जब तक जल नहीं होगा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अपने आगे के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता। जल का उपयोग हम मानव अलग अलग रूपों में इसका उपयोग करते हैं। यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ, सबसे पहली जो इसकी उपयोगिता है मानव के जीवन के लिए इसकी उपयोगिता है। जल के बिना जैसे दैनिक जीवन के रूप में लगभग इसका उपयोग करता है। भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर माना जाता है कि प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता व्यक्ति को होती है। 150 लीटर के आसपास लेता है और मनुष्य जीने के लिए कम से कम 2 से 5 लीटर तक जल की आवश्यकता मांगता है जीने के लिए। ये एक प्रतिदिन की एक सर्वेक्षण के दौरान ये मापा गया है। दूसरा है सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों के लिए उपयोग, यूज ऑफ सोशल एंड पब्लिक प्लेस। आप सभी जानते हैं कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी सामाजिक स्थल हैं, उनमें जल का उपयोग समय समय पर हम इसका उपयोग देखते हैं, जिसमें अपन देखते हैं विद्यालय है। विद्यालय में भी जल की उपयोगिता रहती है, जो कि एक पब्लिक प्लेस है, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको बच्चों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। रेलवे स्टेशन है, राहगीर है, यात्री हैं, उनके लिए भी पानी की अलग से व्यवस्था की जाती है। बस स्टैंड है, पंचायत भवन है, सार्वजनिक जितने भी कार्यालय हैं वहां पर जल की आवश्यकता अधिक होती है। और साथ ही साथ अपन देखते हैं कि जो सुलभ शौचालय है उनके अंतर्गत भी जल की आवश्यकता रहती है। स्नान गृह है, इस तरह से हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक जो प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उसमें जल की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा मापी गई है। फिर इंडस्ट्रियल यूज, औद्योगिक क्षेत्र है, उनके अंतर्गत भी जल का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि जहां पर टेक्सटाइल का काम होता है, जहां रंगाई का छपाई का काम होता है, बिना पानी के आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट की या उसके विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे वो सूखी मात्रा में ही चीजों का प्रोडक्ट बना रहा हो, उसे किसी न किसी रूप में जल को अपने प्रोडक्ट के साथ में इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। फिर इसके अंतर्गत सबसे बड़ी जो चीज है स्टील उद्योग है, उसके अंतर्गत भी जल का उपयोग किया जाता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में जल का उपयोग करता है। फिर है यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिस्टम, जो परिवहन के क्षेत्र में भी ये देखा जाता है जल का उपयोग है। वर्तमान में हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारा जो आयात निर्यात का जो क्षेत्र है वो अन्य देशों के साथ में अपना जो सामान है वो पहुंचाया जाता है, वो जल ही एक ऐसा मार्ग है, वहां भी इसका उपयोग किया। समुद्री जो क्षेत्र है वहां पर बड़े बड़े जो जहाज है उनमें जो टैंक है वहां से यहाँ से तेल का निर्यात व आयात दोनों चीजें की जाती हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जल की भी अपनी एक उपयोगिता सामुद्रिक क्षेत्र में भी देखी गई है, जिसका उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है। और समुद्र मार्ग में जो यातायात किया जाता है उसके अंतर्गत भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्तर को हम स्वीकार कर सकते हैं और इसकी संभावनाएं भी खोजी जा सकती है। फिर है साइंटिफिक यूज, जो औद्योगिक उपयोगिता है, ये देखते हैं कि औद्योगिक जो वैज्ञानिक विकास के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विकास के अंतर्गत हम देखते हैं पेट्रोल साफ करने के लिए 1800 लीटर जल की आवश्यकता होती है, 1 टन पेट्रोल साफ करने के लिए। आप जानते हैं जो पेट्रोल है वो खनिजों के रूप में आपको प्राप्त होता है, वो पेट्रोल पूरा शुद्ध नहीं होता है, उसको शुद्ध करने के लिए 1800 लीटर जल का उपयोग किया जाता है। तो आप आंक सकते हैं कि जल की उपयोगिता एक परिवहन के साधनों में जो संसाधन है उनके लिए भी आवश्यक है।
जो कि पेट्रोल अपने आप में एक खनिज संसाधन है। फिर है बात आती है यूज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। फिर है ऊर्जा उत्पादन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि बिजली का जो वर्तमान में बिजली के बिना, जैसे जल के बिना नहीं रह सकता व्यक्ति, उसी तरह बिजली के बिना भी व्यक्ति का जो दैनिक कार्य है नहीं चल सकता है। आप ये भी जानते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं, उसको चार्ज करने के लिए भी आपको बिजली की आवश्यकता महसूस होती है। तो आप जब सोते हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि सुबह से लेकर शाम तक आपका बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिजली के द्वारा ही संपन्न हो सकते हैं। आज हम वर्तमान में हम अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना जो आपका जो शिक्षण कार्य हो रहा है वो भी एक बिजली के माध्यम से ही हो रहा है, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा है। इसमें भी इसका भी उपयोग, अगर हमें इसको उपयोगी बनाना है या इसका उत्पादन करना है तो वो भी जल के माध्यम से ही हो। जैसे नेशनल थर्मल पावर जो स्टेशन है, कॉर्पोरेशन है, जो कि चंबल नदी पर ये स्थापित किया गया है, वहां पर बिजली का उत्पादन इस चंबल नदी के द्वारा ही किया जाता है। कि वहां के आसपास के क्षेत्र में आप रावत भाटा की बात करें, वहां भी इसी तरह से इसका उत्पादन बिजली का किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में भी जल की उपयोगिता अपने आप में सर्वोपरि मानी जाती है। फिर है यूज इन एग्रीकल्चर सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत है कृषि प्रधान देश है। कृषि के अंतर्गत जितना आवश्यक जल की जितनी आवश्यकता जल की होती है, उतनी ही आवश्यकता व्यक्ति को उसके उत्पादन में करने के लिए मापी जाती है। बिना कृषि का जो उत्पादन है बिना जल के नहीं हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको उत्पादन करना है, देखा जाता है कि जब जल नहीं हो, मतलब जल की उपलब्धता नहीं होती है, जब अकाल पड़ता है तो कृषि है हमारी पूरी तरह सूखी हो जाती है और महंगाई भी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि में जो खाद्यान्न उत्पादन है, इसके साथ में पेड़ लगाना है, इस तरह से दिन प्रतिदिन उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति के लिए भी हमें जल की उपयोगिता परम आवश्यक मानी गई है। फिर है यूटिलिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम आर्थिक विकास के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो जल की उपयोगिता बहुत ज्यादा मानी गई है और अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक जल स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इसकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए जल का उपयोगी होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही आर्थिक विकास की गति को अगर देखें, इकोनॉमी का अगर हमें इकोनॉमिक स्तर पर आर्थिक रूप में हम अगर अपने भारत को सशक्त बनाना तो जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि मैंने इस बारे में आपको पहले भी बताया कि अगर देखा जाए कि हमारा जो विश्व का प्रथम युद्ध हो चुका है, द्वितीय युद्ध हो चुका है, अगर हम बात करें कि अगला जो युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। क्योंकि एक देश दूसरे देश में अगर ये देखा जाए कि कहीं जल की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, कहीं कम है, तो व्यक्ति जल के लिए भी युद्ध करेगा, उसको जल की आवश्यकता रहेगी। फिर है पर्यटन उद्योगों के क्षेत्र में भी हम जल की उपलब्धता मानते हैं, उपयोगिता मानते हैं। जो पर्यटक आते हैं वो झील है, नदी है, तालाब है, उनमें अपना मनोरंजन करते हैं। तो उस आधार पर भी हम पर्यटन उद्योगों के विकास के लिए भी जल अपने आप में एक स्थान रखता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसके विकास के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए जल की उपयोगिता परम आवश्यक होती है। ये था यूटिलिटी ऑफ वाटर। फिर है बेसिस ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वाटर। हम इस जल का उचित उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जल का उपयोग हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए। इसका सदुपयोग करते समय हमें कई तरह की सावधानी भी बरतनी चाहिए। इसके साथ में हम इसके दुरुपयोग को, इसका जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए हमें स्वयं से पहल करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जल को हम शुद्ध किस तरह से रख सकते हैं। फिर है जो जल का दुरुपयोग रोकने के लिए हमें शुद्ध व उपयोगी जल का ही उपयोग करना चाहिए, हमें दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अलग अलग तरह की बीमारियां व्यक्ति के अंदर समाहित हो सकती हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं जो कुएं हैं उनको ढक करके रखना चाहिए। जो तालाब है, जो बड़े बड़े जो तालाब है उनके लिए भी एक अलग से बाउंड्री बना देनी चाहिए ताकि गंदा जल उसके अंदर न जाए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को इस बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो भी वो गंदा पानी उसके अंदर, वहां कपड़े धोना, तालाबों के पास, कुओं के पास में, वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें से जो भी कास्टिक चीजें निकलती है वो जल के अंदर मिल जाती है और फिर उसको जब आप उपयोग करते हो तो वो शरीर में किसी नई नई तरह की बीमारियां पैदा कर देती हैं। और जल के संरक्षण के लिए समाज को हितकारी बनाना होगा और व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके हमें समाज के हित के लिए इसके लिए प्रयास करना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जल संरक्षण के लिए एक उपाय करने होंगे। इसके लिए सरकारी प्लान भी आए हैं, सरकार द्वारा ये प्लान शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर बताए गए हैं।
इस चीज का उपयोग भी व्यक्ति करने लग गए हैं और जागरूक भी हो गए हैं कि जब भी व्यक्ति अपना घर बनाता है तो सबसे पहले वो एक स्टोर वाटर को स्टोर करने के लिए एक स्थान छोड़ता है वहां पर वो वाटर, ताकि वो अपना जल का संग्रहण जो वर्षा का जो जल है उसको संग्रहित कर सके और अपना जीवन आसानी से चला सके। तो इस आधार पर हम देखते हैं जल को किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं। फिर है जल के अभाव के कारण, कॉजेज ऑफ वाटर, जो सिक्योरिटी है, इसके अंतर्गत देखते हैं सबसे बड़ी बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ की आती है। पॉपुलेशन ग्रोथ के अंतर्गत देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां जनसंख्या होगी, जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही पानी की आवश्यकता होगी। अरबों में जनसंख्या और पानी है 1% विश्व पर उपलब्ध। तो इसमें ये देखते हैं कि ज्यादा जनसंख्या की उपलब्धता नहीं हो पाती है, जल उपयोगी नहीं हो पाता है और व्यक्ति जल के लिए हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करता है। शहरी क्षेत्रों में भी इस चीज को देखा जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं जल संसाधन का वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा उपयोग जल संसाधन का जो वितरण है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसमें व्यक्ति अभाव की स्थिति में रहता है और जल की कमी होने लगती है। वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण के कारण जल अभाव का कारण एक ये भी है कि जो जल निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है और उसका उपयोग व्यक्ति पीने में नहीं कर रहा है। और इसके साथ ही है वर्षा जल संरक्षण का अभाव हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा इसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जल एक संसाधन है जिसमें हमने देखा कि जल व्यक्ति के लिए किस तरह से उपयोगी है और इसको हम दूषित करने के लिए हमारे द्वारा कैसे अविवेकपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। तो भाई हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि जल को हम किस तरह से संरक्षित रख सके, जो उस 1% पानी को हम बहुत ज्यादा प्रतिशतता में देख सके ताकि जनसंख्या हर व्यक्ति उस पानी का उपयोग कर सके। धन्यवाद।